क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। कोरोना संकट से निजात दिलाने के लिए पूरी दुनिया को वैक्सीन आने का इंतजार है। भारत में पहले संभावित कोरोना रोधी वैक्सीन की ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल का देश के 12 हिस्सों में चल रहा है काम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,583 कोरोना के नए मामले आए सामने, जबकि 84,661 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर जा चुके हैं अपने घर। प्रदेश के 16 जनपद सहित सीतापुर के 523 गांव बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ राहत आयुक्त संजय गोयल ने प्रेस वार्ता में बताया, शारदा, सरयू और बलिया नदी खतरे के निशान से ऊपर। और देश भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाए जाने के लिए की गई है विशेष तैयारी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से सभी को जन्माष्टमी की बधाई। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट से निजात दिलाने के लिए पूरी दुनिया को वैक्सीन आने का इंतजार है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और साथ ही साथ भारत में कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। भारत में पहले संभावित कोरोना रोधी वैक्सीन को वैक्सीन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ समेत देश के 12 हिस्सों में चल रहा है। वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक, ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ने मिलकर किया है। और आज वैक्सीन से संबंधित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग सदस्य डॉक्टर VK पाल ने की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि टीका प्रबंधन पर बनी समिति राज्य सरकारों और टीका निर्माताओं समेत सभी हितधारकों के साथ काम करेगी। इस समिति में टीका विकसित होने के बाद उसके प्रबंधन, वितरण और कोविड चेन क्रियान्वयन और टीका देने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने को प्राथमिकता संबंधित पहलुओं पर रणनीति तैयार करेगी। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि कोविड-19 के 2 संभावित टीकों के मानवीय क्लिनिकल परीक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है और परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच चुका है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 के संभावित टीके के दूसरे और तीसरे चरण का मानवीय क्लिनिकल परीक्षण करने की भी अनुमति दी गई है। कोरोना की जंग भारत बेहद मुस्तैदी से लड़ रहा है और यही कारण है कि तमाम अन्य देशों के मुकाबले कई मायनों में काफी बेहतर स्थिति में है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की संख्या 16,39,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा होने के बाद आज इसे 70.38% पर दर्ज किया गया है। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2% से नीचे गिरकर 1.98% पर आ गई है, जो कई अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। अब देश में 6,43,948 मामलों के साथ 27.64% सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज कोरोना वायरस के संबंध में प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत 24 घंटों में 4,583 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 49,347 है और 84,661 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। संक्रमित व्यक्तियों में 2,230 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।
उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 97,911 सैंपलों की जांच की गई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,583 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 49,347 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर अपने घर वापस जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 84,661 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 2,230 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 97,911 सैंपल की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 34,12,346 सैंपल की जांच की जा चुकी है। आप जानते हैं कि प्रदेश इस समय पूरे देश में हर दिन सर्वाधिक जांच कर रहा है और ये जांच RT-PCR, ट्रूनैट, CBNAT और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स के माध्यम से की जा रही हैं। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के कल 3,083 पूल लगाए गए थे, जिनमें 522 में पॉजिटिविटी देखी गई थी और 10-10 सैंपल के 164 पूल लगाए गए थे, जिनमें 23 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। कुल जो एक्टिव केसेस हैं 49,347, इनमें से वर्तमान में 21,758 होम आइसोलेशन में हैं और लक्षण विहीन हैं, घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संबंध में आज अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू और L3 के बेड को बढ़ाने का निर्देश दिया है। श्री अवस्थी ने कहा कि आज कमिश्नर और जिलाधिकारी लखनऊ के साथ विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अब तक 1,82,615 FIR धारा 188 के अंतर्गत हुई हैं। कुल 3,63,462 लोग नामजद किए गए हैं। पर जो मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, उनका निरीक्षण किया और वहाँ जो आईसीयू और बाकी L3 के बेड्स हैं उनको बढ़ाने का निर्देश वहाँ दिया है। आज कल मुख्य सचिव साहब ने कानपुर का भी दौरा किया है और कानपुर में जो आईसीयू के बेड्स हैं, L3 के बेड्स हैं, वहाँ उन्होंने निर्देश दिया है। आज मैंने स्वयं कमिश्नर और डीएम लखनऊ के साथ विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस जो यहाँ पर हैं, KGMU है, बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ जो अस्पताल है उनका निरीक्षण किया है। तो लखनऊ में भी बेड्स बढ़ाने का हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की, जो सभी कार्य योजना आज मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग शाम को प्रस्तुत करेंगे। गृह विभाग के सूचना के अनुसार अब तक 1,82,615 FIR धारा 188 के अंतर्गत हुई हैं। कुल 3,63,462 लोग नामजद किए गए हैं। कुल 1,21,87,029 वाहन चेक करके 67,251 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग अभियान के दौरान अब तक 61,90 लाख रुपया का शमन शुल्क जमा हुआ है। जो वाहन के परमिट आवश्यक सेवाओं के लिए हैं 3,48,739 परमिट जारी किए गए हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी के अंतर्गत 1,063 लोगों के खिलाफ 786 FIR दर्ज करते हुए 390 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2199 लोगों के विरुद्ध संज्ञान में लेते हुए फेक न्यूज़ पर कार्रवाई की गई है। पिछले 24 घंटे में 11 मामले, 7 ट्विटर के, फेसबुक के 4 मामले आए हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में अब 10,998 हॉटस्पॉट 11,600 थाना क्षेत्रों में हैं, जिनमें 14,000 से अधिक मकान हैं और 84,96,000 लोग चिन्हित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में 44,773 जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए हुए व्यक्ति 20,376 हैं।
प्रदेश के बाढ़ राहत आयुक्त संजय गोयल ने आज बाढ़ संबंधित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश के 16 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर के 523 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में बाढ़ की स्थिति स्थिर बनी हुई है। प्रदेश की 2 नदियां शारदा नदी लखीमपुर खीरी और सरयू नदी अयोध्या, बाराबंकी और बलिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश के 16 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर तथा सीतापुर, ये 16 जनपद के 523 गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से 275 गांव जलमग्न तथा मरून हैं। प्रदेश में इस प्रकार बाढ़ की जो वर्तमान स्थिति है वह स्थिर बनी हुई है और प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से 2 नदियां शारदा नदी जो कि पलियाकला लखीमपुर खीरी में तथा सरयू या घाघरा नदी 3 स्थानों पर एल्गन ब्रिज बाराबंकी, अयोध्या तथा तुर्तीपार बलिया में अपने खतरे के निशान से ऊपर बहना सूचित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार प्रदेश में राहत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जहाँ पे प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें, और उनकी स्थिति इस प्रकार है कि वर्तमान में प्रदेश में 300 शरणालयों की स्थापना की गई है, जिसमें से सिर्फ 3 जनपदों में वर्तमान में 16 शरणालयों में लगभग 1200 व्यक्ति रह रहे हैं। विगत 24 घंटों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 5400 परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है। इस प्रकार अब तक लगभग 56,783 खाद्यान्न किटों का वितरण प्रभावित परिवारों को किया जा चुका है। प्रभावित परिवारों को आश्रय हेतु तिरपाल का वितरण भी किया जा रहा है लगातार, और अब तक प्रदेश में 1,85,000 मीटर से ज़्यादा का तिरपाल वितरण किया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के आवागमन हेतु 645 नावों का संचालन किया जा रहा है और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नज़र रखने के लिए तथा विभिन्न विभागों को में आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए 735 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। मथुरा और वृंदावन के मंदिर में जन्माष्टमी मनाए जाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस बार भले कि कोरोना के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन साक्षात नहीं कर पाए, लेकिन ब्रज के लाला के स्वागत में कोई कमी नहीं है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान से लेकर नंदगांव तक आस्था की अद्भुत आभा बिखर रही है। वृंदावन के मंदिर भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। भगवान द्वारिकाधीश के जन्मोत्सव के त्योहार पर उनकी कर्मस्थली द्वारिका में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। मथुरा में समूचे ब्रज मंडल में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर ब्रज में उमंग और उल्लास का माहौल है। कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। इस बार भले ही कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रज के लाला के स्वागत में कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। जन्मोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में भी पूजा कराने वाले आचार्य के साथ आयोजन से जुड़े लोग भी सीमित संख्या में ही सम्मिलित होंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर होने वाले जन्मोत्सव के लाइव दर्शन श्रद्धालु टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकेंगे। जन्मोत्सव के अलौकिक क्षणों का सजीव प्रसारण किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के प्रमुख मंदिरों में बाहर से आने वाले किसी भी श्रद्धालु को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
रहा है, ठाकुर जी का जन्म मनाया जा रहा है, जन्म की बधाइयाँ गाई जा रही हैं, लेकिन जो सूक्ष्म तरीके से प्रतीकात्मक रूप में मनाई जा रही है, कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए और शासन प्रशासन की गाइडलाइंस को भी देखते हुए हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। व्यवस्थित रूप से वही व्यवस्था की गई है जो प्रशासन द्वारा स्वीकृति दी गई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 10, 15, 20 लोग जो है नंदगांव बरसाना के जुड़ के जो है समाज गायन कर रहे हैं। जो संख्या सैकड़ों में, हजारों में होती थी, वो तादाद आज सिर्फ 10, 15, 20 लोगों में है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो है ठाकुर जी का अभिषेक रात को होगा। वो पहले वाली रौनक नहीं है, पहले लास्ट ईयर जैसा था, ये कोरोना की वजह से। तो बस हम लोग ने सोचा कि जन्माष्टमी जन्म तो हम कल करेंगे, बस ये सोचा कि थोड़ा बच्चों को लाइटिंग वगैरह दिखा दें, लेकिन पूरी रोड पे सन्नाटा, वो रौनक नहीं है इस बार जो थी। तो यहाँ पर डेकोरेट देखने आए हैं कि अब की बार किस तरीके से हमारी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और यहाँ पर मतलब अब की बार तो कोई वो नहीं दिख रही है सजावट। ऐसा क्यों? ये कोरोना काल की वजह से, इसकी वजह से कब मतलब जो परदेसी जो आते हैं वो इस बार नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए कोई चहल पहल कुछ नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि निष्काम कर्म के अपने संदेश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परिणाम की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। ये भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के कार्य में झलकती है। ये पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर स्थित गौशाला में गौ सेवा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाए, कोई भी सार्वजनिक आयोजन न किया जाए, पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर ही रहकर करें। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने आज बरेली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुराने राधा कृष्ण मंदिर में शिला पूजन किया। पूजन के बाद मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ। मंदिर पुराना होने के कारण काफी जर्जर है, इसलिए इस मंदिर को दोबारा से बनाने का बीड़ा उठाया गया है। इस मंदिर में लोगों की आस्था है कि जीर्णोद्धार के बाद इस मंदिर में उमी माता की मूर्ति की भी स्थापना की जाएगी। भूमि पूजन के बाद लोगों ने देश से कोरोना समाप्त होने की प्रार्थना की। आज भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है और मैं श्री सुभाष पटेल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने उमिया माता के मंदिर की स्थापना की जो बात की है उसका एक अपना अलग स्थान और उसकी अलग पहचान है। तो आज चूँकि कोरोना की वजह से काफ़ी ध्यान रखा गया है, उपस्थिति कम है, पर सब लोगों की रुचि और मुझे लगता है अच्छे ढंग से सारा कार्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने देश व प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जीवन के सभी आयामों में चरम पर पहुंचते हैं। जब वो युद्ध भूमि में होते हैं तो वो अपने मित्रों को सही दिशा में ले जाते हैं। भारत का मन श्री कृष्ण में रमता है, उनसे जीवन रस लेता है, अपनी जिजीविका को स्वस्थ और मजबूत करता है, प्रवाहमान बनाता है। भारत ही नहीं सारी दुनिया में श्री कृष्ण के दर्शन की धूम है। दुनिया का कोई देश आज ऐसा शेष नहीं बचा जहाँ पर गीता का ज्ञान प्रमुख दर्शन विज्ञान के साथ जोड़कर न पढ़ा जाता हो। हम सब आराधित हैं कि श्री कृष्ण हमारे देश में जन्मे, हमारे प्रदेश में जन्मे, हमारे निकट जन्मे। हम उसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम इस अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया के सभी श्री कृष्ण भक्तों को, प्रेमियों को बधाई देना चाहते हैं जन्माष्टमी की। बहुत बधाई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ब्रज बोली में प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाइयां दी। उन्होंने अपील की कि लोग अपने घरों में ही रहकर उत्सव मनाएं। कोरोना अब सभी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही हारेगा। प्रधानमंत्री के अनुरोध का पालन करें, 2 गज की दूरी व मास्क का पालन करें। जय श्री कृष्णा मित्रों,
भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे, राधे रानी की कृपा सब पर बनी रहे। हम सब ब्रजवासी यह उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनामे हैं। यह वर्ष आजो हम यह उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं, पर ये कोविड-19 के वजह से मंदिरन में भक्तन को प्रवेश वर्जित रखो है, क्योंकि संकट काल चल रहा है, जहाँ में 2 गज की दूरी को अनुपालन बहुत ज़रूरी है। तो सभी भक्त अपने घर पे ही यह उत्सव को आनंद लें, अपने घर पे यह उत्सव मनावें। और 12 बजे जब भगवान को अभिषेक होगो, आरती होगी, बाको आनंद अपने घर पे बैठ कर ही लें। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद नागरिक उड्डयन व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अयोध्या पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट प्रस्तावित है और फैजाबाद हवाई पट्टी को श्री राम एयरपोर्ट के रूप में 600 एकड़ में विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री राम एयरपोर्ट पर 777 एक्स और डबल डेकर विमान के उड़ान वाली क्षमता का होगा। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि श्री राम एयरपोर्ट के लिए 525 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि 300 करोड़ पर अब तक खर्च भी किया जा चुका है। जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि आजमगढ़, सोनभद्र, अलीगढ़ में बड़े स्तर पर एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी पर हनुमान लला और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला का दर्शन और पूजन किया। पहले एक छोटा हवाई पट्टी थी, अभी 600 एकड़ की जमीन पर विस्तार करके बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाना, जिसपे 777 डबल डेकर जहाज होता है वो भी उतरे। इसमें क्या प्रगति है उसके लिए भी अधिकारियों से बातचीत करना। 525 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, तो उसमें कितने पैसे खर्च हो गए और जल्दी और पैसे खर्च हों, उन्होंने बताया लगभग 300 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और ज़मीन ली जा रही है। कोविड की वजह से कुछ इसमें स्थिरता रही है, लेकिन जहाँ भी सामान्य स्थिति है लोग आ रहे हैं और ज़मीनें दे रहे हैं। अमरोहा जिले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने छापामारी कर भारी मात्रा में लाल चंदन व सफेद चंदन की लकड़ी बरामद की है। बरामद की गई लकड़ी की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि गत दिनों दिल्ली में क्राइम ब्रांच द्वारा बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद करने और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ के बाद हुए खुलासे और उनकी निशानदेही पर यह छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि इस लकड़ी को बोरों में थर्माकोल में छिपाकर स्मगलिंग की जाती थी, जो कि चीन, जापान सहित अनेक देशों में चोरी छिपे भेजी जाती थी। उन्होंने बताया कि मामले में मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम आई थी एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए, जिसमें कि हमारी पुलिस साथ में थी और इसमें हमने जब कई ठिकानों पर छापेमारी की तो एक ठिकाने पे चंदन की लकड़ी भारी मात्रा में पकड़ी गई है और ये लगभग 50 क्विंटल के आसपास की लकड़ी है, जिसमें कि रेड सैंडलवुड है, वाइट सैंडलवुड है, खैर की लकड़ी भी है, उनका पूरा भी है। और यह जानकारी में आया है कि यह लकड़ी जो है स्मगल करके चाइना और जापान इत्यादि देशों में भेजी जाती है। जिसमें फॉरेस्ट के अधिकारी आए हैं, उन्होंने इसको प्रथम दृष्टया प्रमाणित किया है और इसमें इनका कहना है कि लगभग 50 करोड़ के करीब की लकड़ी है। इसको आगे और मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो लोग मिले हैं उन्हें हमें हिरासत में लिया है और आगे इसमें मुकदमा दर्ज कर जो भी इसकी पूरी जाँच पड़ताल है वो की जाएगी। 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रीतम सिंह प्रधान ने आज मुख्य आयकर आयुक्त लखनऊ का पदभार ग्रहण किया। लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सिंह प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में गुजरात में कार्यरत थे। उन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़, मुंबई एवं गुजरात रीजन अहमदाबाद में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।
बुलंदशहर में सोमवार को हुई सुदीक्षा भाटी मौत मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और एसआईटी टीम गठित की है। इस मामले में औरंगाबाद पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर थाने में जांच के लिए खड़ा किया है और पुलिस इस पूरे मामले की अभी गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपी की तलाश में जुटी है। थाना परिसर औरंगाबाद में ये बुलेट बाइक जांच के लिए लाई गई है। बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद में ग्रेटर नोएडा के दादरी की रहने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी का सोमवार को औरंगाबाद के पास चरोरा मुस्तफाबाद गांव पर बुलेट आगे आने से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर जांच के लिए औरंगाबाद थाने में लेकर आए हैं। एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले में पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। के दौरान जब चाचा के मोबाइल सत्येंद्र भाटी नाम है का एनालिसिस किया गया तो 8:50 की घटना है। 9:17 पर उनकी लोकेशन दादरी क्षेत्र में थी और वो 10:49 पर लगभग 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचे हैं। पूरा रूट चार्ट है और जिस रास्ते से आए हैं। फिर इस कहानी के साथ इसको नए रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया और एक झूठ को अगर 50 लोग बार बार दोहराने लगे तो सच जैसा लगने लगता है और इसमें फिर पुलिस को पार्टी के रूप में दिखाया जाने लगा कि पुलिस की लापरवाही छेड़खानी की वजह से उसकी जान गई। अब तक की जांच में और जो चश्मदीद है उसके बयान में कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसी तरह का कोई छेड़खानी का प्रकरण था। तीसरी तहरीर उसके पिता के द्वारा दी गई जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा जो तहरीर है उसके आधार पर जो धाराएं बन रही थी उन्हीं धाराओं में पंजीकृत किया गया है। हमारी 5 टीमें वर्कआउट कर रही हैं, काम कर रही हैं इस पे ताकि सही अभियुक्त को लाया जा सके, वस्तुस्थिति से लोगों को अवगत कराया जा सके और धारा 279, 304A, 177, 184, 192 MB एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है। विवेचना हमारी जारी है। जल संरक्षण की मुहिम के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने अलग से जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया और जल संरक्षण के लिए देश में अलग अलग तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं। मेरठ जिला प्रशासन ने जल संरक्षण के लिए मनरेगा के तहत तालाब बनाने व उनके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है, जिनसे जल संरक्षण तो होगा ही और कोविड-19 जैसी महामारी में श्रमिकों को रोजगार भी मिल रहा है। मेरठ के 12 ब्लॉक के अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत प्रवासी व स्थानीय श्रमिकों से जल संरक्षण के लिए तालाब खुदाई का कार्य कराया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ईशा दोहान ने बताया कि जिले में जल संरक्षण के लिए तालाबों पर कार्य किया जा रहा है। ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मेरठ जिले में 24,745 सक्रिय जॉब कार्ड धारक हैं। इस वर्ष 6,018 नए जॉब कार्ड बनाए गए, जिनमें से प्रवासी व स्थानीय श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। मैं मेरठ काम करता था, अब वहाँ काम बंद हो गया तो मैं गांव में आ गया हूँ। अपने गांव में काम कर रहा हूँ। प्रधान जी से जो है मुझे यहाँ मनरेगा में काम मिला है और हम यहाँ खुश हैं। मेरा नाम गुरुचरण है। मेरठ में काम करता था मैं और लॉकडाउन के हिसाब से मेरा काम खत्म हो छूट गया और इस वजह से मैं अपने गाँव में ही काम मुझे मिल गया। मोदी जी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम गहराज है जी। मैं जिला मेरठ के दुर्वेश्वर गाँव में रहता हूँ। मैं पहले सिलाई का काम करता था, अब काम डाउन होने की वजह से मैं मनरेगा में काम कर रहा हूँ। मेरा मनरेगा में जैसे ही लॉकडाउन लगा और मैं लॉकडाउन में फंसा तो मैंने गांव वापसी की और गांव आने के बाद मैंने प्रधान से वो करे काम मांगा तो उन्होंने मुझे नरेगा में काम दिया। संरक्षण में इस बार हमने विशेष तौर पे तालाबों के जीर्णोद्धार का अभियान चलाया है, जिसमें लक्ष्य हमारा 77 का था, जिसके सापेक्ष हमने 193 तालाब चिन्हित कर लिए हैं और उनमें से अभी 119 तालाबों पे काम चल रहा है। इसमें हम इनलेट आउटलेट प्रॉपरली उसका फसाड डेवलपमेंट करना, उसके साइड में इंटरलॉकिंग लगवा करके बेंचेस लगवाना, तो इस तरह के सारे कार्य कराए जा रहे हैं तालाब के डेवलपमेंट में। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना संकट से निजात दिलाने के लिए पूरी दुनिया को वैक्सीन आने का इंतजार है। भारत में पहले संभावित कोरोना रोधी वैक्सीन की ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल का देश के 12 हिस्सों में चल रहा है काम।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,583 कोरोना के नए मामले आए सामने, जबकि 84,661 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर जा चुके हैं अपने घर। प्रदेश के 16 जनपद सहित सीतापुर के 523 गांव बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ राहत आयुक्त संजय गोयल ने प्रेस वार्ता में बताया, शारदा, सरयू और बलिया नदी खतरे के निशान से ऊपर। और देश भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाए जाने के लिए की गई है विशेष तैयारी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। सुनो। हाँ